सबसे पहले मतलब ये कब शुरू हुआ था? तो डब्ल्यूएचओ ने इसे जो शुरू किया था 1974 में। किसी का माइक ऑन है ना? 1974 में डब्ल्यूएचओ ऑफिशियली लॉन्च ए ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। पहली बार 1974 में डब्ल्यूएचओ ने एक ग्लोबल वर्ल्ड लेवल पे एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को उन्होंने लॉन्च किया। और उसको लॉन्च करने के बाद उसको जो नाम दिया गया वो दिया गया ईपीआई का। उसको नाम दिया गया ईपीआई। ईपीआई का फुल फॉर्म क्या? एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। ये इसका फुल फॉर्म था। इसको इन्होंने नाम दिया, जो इनका ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था उसको जो नाम दिया गया वो था ईपीआई, यानी एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। जिसका मकसद था, मतलब एक एम होता है ना, जब भी कोई प्रोग्राम लॉन्च होता है तो एक गोल होता है, एक एम होता है। तो इसका एम ये था कि बाई 2000 2000 तक जाते जाते पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पे बच्चों में जो सिक्स, उस वक्त जो है ना, सिक्स वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज थी। कितनी थी? छह। छह वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज थी जिनसे पूरी दुनिया में बच्चों को बचाना था। यानी इनिशियल स्टेज में जो शुरुआत में जो ईपीआई लॉन्च हुआ था उसमें जो वैक्सीन थी, छह थी। सिक्स वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, और उनसे बच्चों को बचाना था ग्लोबल लेवल पे, पूरी दुनिया पे बाई द ईयर 2000 2000 तक जाते जाते ये था कि तमाम बच्चों को वैक्सीनेशन में ये छह वैक्सीन एटलीस्ट जो है वो मिलनी चाहिए। तो ये इसका मकसद था, टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड अगेंस्ट सिक्स वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज बाई द ईयर 2000। और वो छह वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज थी क्या क्या? अगर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल थोड़ा, मिशन इंद्रधनुष था ना हमारा, उसमें कितनी डिजीज थी? सात। तो सात में से सिर्फ हेपेटाइटिस बी को हटा दीजिए, क्योंकि हेपेटाइटिस बी कब लॉन्च हुई थी? 1872 में, 1872 में। अभी ये 1974 की बात है ना। तो उसी को सिर्फ कम कर दीजिए, बाकी जो छह बच रही हैं वही थी। सिक्स वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज उस वक्त थी। सबसे आसान करने का याद करने का सबसे आसान तरीका बताऊं तो बर्थ पे हम क्या देते हैं? बीसीजी, यानी ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस एक डिजीज, दूसरी ओपीवी देते हैं यानी पोलियोमाइलाइटिस। इसके बाद कौन सी वैक्सीन देते हैं? डीपीटी, है ना? डिप्थीरिया, टेटेनस, पर्ट्यूसिस, मीजल्स। ठीक, ये डिजीज थी। ट्यूबरक्लोसिस, पोलियोमाइलाइटिस, डिप्थीरिया, टेटेनस, पर्ट्यूसिस एंड मीजल्स। ये दीज आर द सिक्स वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज जिसके लिए इनिशियली जो है ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1974 में, जिसको नाम दिया गया था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। तमाम बच्चों को बाय द ईयर 2000 इन सिक्स वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज से बचाना था। ये इसका एम था, मकसद था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का। अच्छा ठीक है, ये लॉन्च हो गया। तो इंडिया में भी लॉन्च हुआ था 1978 में। इंडिया में भी ईपीआई को लॉन्च किया गया था, लेकिन हिंदुस्तान ने क्या किया, उसने अपना वर्जन लॉन्च किया। अपना एक वर्जन बना के, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देखेंगे तो हर जगह की जो सिनेरियो है या जो बर्डन है डिजीज का अलग अलग होता है। कहीं पे किसी डिजीज का इंसिडेंस बहुत ज्यादा है, कहीं पे किसी दूसरी डिजीज का इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा बहुत जो है वो अल्टरेशन और चेंजिंग होती रहती है। तो इंडिया ने जो अपना अपना वर्जन, जिसको हम कहते हैं इंडियन वर्जन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का, वो लॉन्च किया था 1985 में। कब लॉन्च किया? 1985 में इंडियन वर्जन, जिसको नाम दिया गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। दिस इज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो इंडियन वर्जन था, was launched on नवंबर 19 1985। 1985 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसी का एक्सटेंशन है जो ईपीआई है, इसी का ये एक्सटेंशन है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। हमारे इंडिया में लॉन्च हुआ था 1985 में। और इसको लॉन्च किया गया, ठीक है, किसके, मतलब होता है ना किसी की मेमोरी में, ये किसी को डेडिकेट किया गया था ये प्रोग्राम। देखिए जनरल नॉलेज का बहुत अच्छा सवाल है। किसको ये इंदिरा डेडिकेट किया? गांधी। हाँ, जो ना, ये डेडिकेट किया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी।
ये इनको डेडिकेट किया गया था, या यूं कह लीजिए कि इनकी मेमोरी में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, इन्हीं को डेडिकेट करके। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? 1985 में। ये इंडियन वर्जन था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन का। ठीक है, ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की एक ब्रीफ हिस्ट्री थी। अब यहीं से शुरू होता है हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। यहाँ से यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ही आता है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इसको देखिएगा, ये लेटेस्ट है 2023-2024 का है ना, 2023-24 का ये नया नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। हर एक दो साल पे थोड़े बहुत चेंजेस इसमें होते रहते हैं। एज के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोगों को याद होगा, और इसी पूरे जो ये आपके सामने है कि किस वीक पे या किस मंथ पे कौन सी वैक्सीन देंगे, यहाँ से अब तक 4 क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको अगर याद हो जाए ना, जो खासतौर से जो मेजर वैक्सीन हैं अगर वो याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से एक सवाल मान के चलिए कि आपका रखा हुआ रहेगा। एट बर्थ कौन कौन सी वैक्सीन हम देते हैं? ओपीवी, बीसीजी, बीसीजी, स्टार्ट करिए ओपीजी जीरो, बीसीजी से। हेपेटाइटिस बी। तो बीसीजी की एक बीसीजी और टाइप की डोज है हेपेटाइटिस बी। ओपीवी, और ओपीवी जो बर्थ पे देते हैं ना उसको कहते हैं ओपीवी जीरो डोज। ओपीवी एट बर्थ जो दी जाती है दैट इज कॉल्ड एज ओपीवी जीरो डोज। एंड इसके बाद हेपेटाइटिस बी, ये तीन दी जाती है। अब इसमें कहा जाता है अर्लीस्ट सबसे पहले कौन सी वैक्सीन दी जानी चाहिए, दैट इज बीसीजी। और हेपेटाइटिस बी के बारे में ये है कि विद इन 24 आवर्स एट बर्थ, आफ्टर बर्थ जो है 24 घंटे के बाद, 24 घंटे के अंदर अंदर हेपेटाइटिस बी दे दी जानी चाहिए, उसी के बीच में ओपीवी भी दी जाती है। ठीक है, ये एट बर्थ था। एट 6 वीक या यूं कह लीजिए 1.5 मंथ, एट 6 वीक। ओपीवी, ओपीवी 1। हाँ, ओपीवी वन से शुरू करिए। ओपीवी वन, एक तो ये हो गई पहली ना, पहली डोज। अब इसको कहेंगे ओपीवी वन जो है ओपीवी की फर्स्ट डोज है। इसके बाद क्या देंगे? न्यूमोकोकल डीपीटी वन, हाँ, बीसीजी वन नहीं, बीसीजी एक ही बार दी जाती डीपीटी वन, है। डीपीटी वन नहीं, अब इसको ना तो याद करने के लिए अच्छी बात है, लेकिन अब इसको डीपीटी वन ना करके, ठीक है, डीपीटी तो देते ही थे पहले, अब पेंटावैलेंट आ गई ना। पेंटावैलेंट। अब पेंटावैलेंट आ गई तो उसमें डीपीटी तो थी ही, अब पेंटावैलेंट को एक्सपेंड कर देते हैं ना, तो एक तो डीपीटी हो गई। इसमें और कौन कौन सी वैक्सीन ऐड हुई? हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जिसको हम हिब के नाम से याद करते हैं। ये जो है ये पेंटावैलेंट की फर्स्ट डोज हो गई, यानी डीपीटी वन, हेपेटाइटिस बी वन एंड हिब वन जिसको हम कहते हैं ना, ये जो पांचों हैं इनको मिला के पेंटावैलेंट की फर्स्ट डोज इनको बना दिया गया। अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा चेंजिंग और आई। अब यहाँ तक तो ठीक है, ये पेंटावैलेंट वन हो गई। अब यहीं पे रोटा वायरस वैक्सीन भी ऐड हो जाती है। कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स में है, कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, कुछ स्टेट है जहाँ पे रोटा वायरस वैक्सीन भी चलती है। तो रोटा वायरस लाइव वैक्सीन है, यहाँ पे भी रोटा वायरस वन, इसकी जो है पहली डोज रोटा वायरस की पहली डोज यहाँ पे देंगे। और यहीं पे देखिए अब ओपीवी तो दी जा रही थी, ओपीवी दी जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ अब नए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में एक चीज और ऐड कर दी गई है, दैट इज F1PV। F1PV ये कौन सी वैक्सीन है? या इसको F1 नहीं, FIPV कहते हैं ना, FIPV। इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डोज आईपीवी, फ्रैक्शनल डोज। अब ये जो है ना, जो आईपीवी नॉर्मल जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, ये उसका थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। फ्रैक्शनल डोज आईपीवी, इसमें जो है डोज बहुत कम हो जाती है और इसकी इम्यूनोजेनिसिटी बहुत ज्यादा है ना, हाईली इम्यूनोजेनिक है। यानी एंटीजन एंटीबॉडी रिस्पांस जो है जनरेट करने की कैपेबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल आईपीवी। और इसकी जो डोज है वो भी बहुत कम होती है, 0.1 ml होती है, इंट्राडर्मल देते हैं अपर आर्म पे। और जो आईपीवी नॉर्मल आईपीवी वो 0.5 ml देते हैं, और उसको इंट्रामस्कुलर देते थे। ये इंट्राडर्मल दी जाती है फ्रैक्शनल डोज आईपीवी, 0.1 ml इसको देते हैं। अब ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ऐड कर दी गई है। एट 6 वीक एंड एट 14 वीक्स पे ये वैक्सीन दी जाती है ना। ओपीवी वन हो गई पहली डोज, इसके बाद पेंटावैलेंट जिसमें डीपीटी है, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, रोटावायरस वैक्सीन एंड फ्रैक्शनल डोज आईपीवी, ये हो गया 6 वीक पे। अब इसी को कंटिन्यू कर दीजिए 10 एंड 14 पे।
10 and 14 पे इसी को हम कंटिन्यू कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा OPV2, OPV2। और इसको पूरा मिला के हम लिख देते हैं पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट की सेकेंड डोज, और इसी के साथ साथ रोटा वायरस की सेकेंड डोज। यहाँ पे अब फ्रैक्शनल डोज IPV जो है वो अभी नहीं लगेगी, उसको सिर्फ और सिर्फ 6 and 14 वीक पे यूज कराते हैं, जो फ्रैक्शनल डोज IPV है ना। तो अब 14 पे इसी को आगे कर दीजिए, OPV थर्ड डोज प्लस पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट की भी थर्ड डोज, रोटा वायरस की थर्ड डोज। अब यहाँ पे ले आइए फ्रैक्शनल डोज IPV की दूसरी डोज, है ना, FIPV की सेकेंड डोज। तो FIPV जो है या फ्रैक्शनल डोज IPV जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 और 14 वीक पे इसको दिया जाता है। बाकी सेम है, OPV1 पेंटावायलेंट 1 रोटावायरस 1, इसी को आगे करते जाइए, OPV2 पेंटावायलेंट 2 रोटावायरस 2 एंड OPV3 पेंटावायलेंट 3 रोटावायरस 3। ये था 14 वीक्स तक का शेड्यूल, हो गया ना, 14 वीक्स तक, 14 हफ्ते तक हो गया, यानी 3.5 महीने तक का पूरा वैक्सीनेशन शेड्यूल हो गया। अब 9 महीना जब कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 9 मंथ, यहाँ से कौन कौन सी वैक्सीन देते हैं? मीजल्स। हाँ, सबसे पहली चीज जो याद होनी चाहिए, मीजल्स। अब जैसे देखिए ओपी। मीजल्स के बारे में बताओ, मीजल्स है, मीजल्स की जो है दो दो डोज यूज होती है, तो यहाँ पे हम मीजल्स की फर्स्ट डोज लिखेंगे, मीजल्स की फर्स्ट डोज। और कुछ स्टेट्स हैं खासतौर से, जैसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी न्यू दिल्ली है, वहां पे मीजल्स की जगह पे MR दी जाती है, मीजल्स एंड रूबेला दोनों कंबाइन करके दी जाती है। बहरहाल मीजल्स को हमें याद रखना है, चाहे मीजल्स याद रखिए या मीजल्स रूबेला के साथ, जहां पे भी मीजल्स का जिक्र आएगा वो 9 मंथ पे हो जाएगी, है ना, चाहे तो MR दी जाए चाहे मीजल्स वन फर्स्ट डोज देते हैं। अब यहीं पे अब यहीं पे जो फ्रैक्शनल डोज IPV थी, फ्रैक्शनल डोज IPV, इसकी भी जो है वो तीसरी डोज दी जाती है। कौन सी डोज? तीसरी डोज देते हैं। साथ में अब देखिए एक नई वैक्सीन ऐड हो गई, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। कौन सी वैक्सीन? जैपनीज इंसेफ्लाइटिस लाइव वैक्सीन इसकी यूज करते हैं, इसकी फर्स्ट डोज, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस लाइव वैक्सीन, इसकी पहली डोज हमने दे दी 9 मंथ पे कंप्लीट होने के बाद। साथ में एक चीज और दी जाती है, अगर किसी को याद हो, मीजल्स के साथ जोड़ के उसको हमेशा कहा जाता है, याद करना। रूबेला। विटामिन ए। 1 डोज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए, हाँ, विटामिन ए, ये ए। चीज जरूर याद होनी चाहिए। अब विटामिन ए के बारे में याद रखिए कि जब 9 मंथ पे हम देते हैं, कंप्लीट 9 मंथ पे विद मीजल्स वैक्सीन, ऐसे ही याद कराया जाता है, मीजल्स वैक्सीन के साथ विटामिन ए भी दी जाती है, तो इस वक्त इसकी डोज कितनी होती है? 1 लाख हाँ, 1 लाख IU। इंटरनेशनल यूनिट, है ना, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ये जो सर विटामिन बर्थ के ए, टाइम पे तो विटामिन के भी बर्थ के टाइम पे तो विटामिन के भी देते हैं। विटामिन के बर्थ के टाइम पे हर किसी को नहीं दिया जाता, अगर सस्पेक्टेड केस है तो उसको दे सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, या फिर वो अगर आप इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिशियन, उनका अगर आप इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आप फॉलो करेंगे तो वहां पे वो चीज एडेड है। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल देख रहे हैं ना, जिसमें ये कंपलसरी है, ये सारी चीजें। सर 6 वीक्स पे न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट देते हैं क्या? न्यूमोकोकल कंजुगेट जो होती है वो देते हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स में देते हैं, सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे दी जाती है। जो न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन है वो ना, मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ जो है हिमाचल प्रदेश में चलती है, और उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में चलती है, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन जो होती है, सिलेक्टेड स्टेट के सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में वो चलती है। हिमाचल प्रदेश में पूरा चलती है, यूपी के सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट में चलती हैं, और बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट में न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन चलती है, इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड वो है ना। अब आइए 9 मंथ पे है विटामिन ए, विटामिन ए को यहीं पे खत्म कर देते हैं, क्योंकि टोटल विटामिन ए जो है अभी इसको अप टू 5 ईयर्स तक कंटिन्यू करना है। विटामिन ए को हमने 9 मंथ पे दिया, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। अब इसके बाद कहा जाता है कि अपने याद करने के लिए, एवरी 6 मंथली, हर 6 महीने के बाद हम
विटामिन ए देते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी यहाँ पे ना हमें थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा। आपने पहली 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दे दी कब, 9 मंथ पे। अब इसी को डबल करिए, 18 मंथ पे आइए। 18 मंथ पे अब यहाँ से 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट शुरू करेंगे। अब यहाँ से 6 मंथ ऐड करते जाइए, 18 के बाद 24 मंथ, यहाँ पे भी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट है। फिर 30 मंथ, ना सब पे अब 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट चलेगा। 36 मंथ पे हम देंगे। फिर 42 मंथ, 54 एंड 60 मंथ। तो 5 इयर्स का ये प्लान हो गया। इस तरीके से विटामिन ए दी जाती है। पहली डोज जो होती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट की होती है, उसके बाद सब्सिक्वेंट डोजेस जितनी भी है अप टू 5 इयर्स तक, अप टू 5 इयर्स तक वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। और ये माना जाता है कि अगर ये 5 साल का बच्चा कंप्लीटली इम्यूनाइज्ड है तो उसको टोटल अब यहाँ पे ऐड करिए तो कितने लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए दी जा रही है 5 साल के बाद। 17 लाख। 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट टोटल के टोटल जब बनती है तो वो 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की बन जाती है। ठीक, ये हो गया। अच्छा, इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा? ओरल। ओरल देते हैं ना। विटामिन ए जो है वो ओरल दी जाती है, इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ओरल है। टोटल 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट, पहली डोज जो है वो 1 लाख की है, उसके बाद जितनी भी डोजेज सॉरी जितनी भी उसके बाद डोज है सब के सब 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट से शुरू होती है। अब 16 to 24 मंथ पे यहाँ पे बूस्टर डोज अब शुरू होती है। बूस्टर जो है उसको शुरू ओपीवी किया जाता बूस्टर डोज। है। हाँ, तो ओपीवी जो है एक ऐसी लाइव वैक्सीन है ओपीवी जिसमें बूस्टर डोज का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ओपीवी की बूस्टर डोज हम देंगे, ओपीवी की बूस्टर डोज हमने दे दी। इसके बाद और कौन सी बूस्टर डोज देंगे? अब यहाँ से पेंटावैलेंट से डीपीटी को निकालिए, डीपीटी की बूस्टर डोज दी जाती है। डीपीटी की बूस्टर डोज हम देंगे, 2 बूस्टर डोज डीपीटी की दी जाती है। एक तो पहले जो है 16 से 24 मंथ पे कभी भी डीपीटी का बूस्टर डोज हमने दे दिया, ओपीवी का बूस्टर डोज दे दिया। अब यहीं पे मीजल्स की सेकेंड वैक्सीन, सेकेंड डोज मीजल्स, मीजल्स की सेकेंड डोज भी यहीं पे दी जाती है। या अब मीजल्स और रूबेला को अगर एक साथ आप कंबाइन करके दे रहे हैं तो MR2 लिख दीजिएगा। एंड जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, इसकी सेकेंड डोज। ठीक, ये 16 to 24 मंथ पे। अब 5 से 6 साल पे क्या दिया जा रहा है? डीपीटी की सेकेंड बूस्टर डोज। डीपीटी की सेकेंड बूस्टर डोज जो है वो 5 से 6 साल की एज पे हम देते हैं। अब 10 and 16 ईयर्स पे, अभी तक पिछले पिछले इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जब हम पढ़ रहे थे तो 10 और 16 साल पे हम क्या दे रहे थे? टेटनस दे रहे थे, टेटनस का इंजेक्शन दे रहे थे। लेकिन अब टेटनस को रिप्लेस कर दिया गया, टेटनस इंजेक्शन को, किससे? टीडी से, है ना। टेटनस टॉक्साइड नहीं, टेटनस एंड डिप्थीरिया टॉक्सिन, ये दोनों अब कंबाइन करके दिया जाता है ना। टीडी 10 and 16 ईयर्स पे, टेटनस एंड डिप्थीरिया, इन दोनों को कंबाइन करके अब दिया जाता है। पहले जो था सिर्फ और सिर्फ टेटनस की ये बूस्टर डोज मानी जाती थी 10 and 16 ईयर्स पे। टेटनस की बूस्टर डोज 1, बूस्टर डोज 2, इस तरीके से हम मान के चलते थे। लेकिन अगस्त 2018 के बाद, 2018 अगस्त के बाद से जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने टेटनस टॉक्साइड को रिप्लेस कर दिया किससे? टीडी से। किससे? टीडी से। यानी टेटनस और डिप्थीरिया दोनों के दोनों को ऐड कर दिया गया, सिर्फ टेटनस को ना देके। अब प्रेग्नेंट वुमेन के लिए थोड़ी सी अलग गाइडलाइन है। प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी वैक्सीन दी जाती है? टेटनस टॉक्साइड। हाँ, तो यही जो अब टीडी, पहले टेटनस टॉक्साइड था, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया किससे? टीडी से, है ना। टेटनस एंड डिप्थीरिया, इन दोनों से
उसको रिप्लेस कर दिया गया। तो अब यहाँ पे देखिए दो डोज दी प्रेग्नेंट वुमेन को, प्रेगनेंसी के दौरान दो डोज दी जाती है, TD1 एंड TD2। अब कोई पूछे इसे कब देंगे, पूरी प्रेगनेंसी भाई 9 मंथ की है, तो इसमें कब दिया जाएगा इसको? 4th मंथ और 7 मंथ। नहीं ये कभी भी पूरे मतलब कोई भी वीक ऑफ जेस्टेशन हो, जब भी एंटीनेटल विजिट पे आती है प्रेग्नेंट फीमेल, तो जब भी आए उसको पहली डोज देनी है किसकी, TD1 की, और उसके 1 मंथ गैप के बाद, 1 महीने के गैप के बाद सेकेंड डोज दी जानी है। कोई फिक्स वो नहीं है कि 4th मंथ पे देंगे एंड 7 मंथ पे देंगे, ये पुरानी बातें थी। अब क्या है कि जब भी आए, पहली विजिट हो रही है, टेटनस डिप्थीरिया का पहला इंजेक्शन, और उसके बाद 1 महीने का गैप करके फिर सेकेंड इंजेक्शन, यानी 1 मंथ अपार्ट, 1 महीने का गैप करके। इसमें थोड़ी सी और कहानी है, 1 महीने का गैप करके तो हमने दे दिया है ना, लेकिन ये तो ये था कि अनइम्यूनाइज्ड अगर प्रेग्नेंट वुमेन आपके पास आ रही है, तब हम ये वाला रिजीम चलाएंगे 1 मंथ अपार्ट पे, TD1 TD2। अगर कोई ऐसी प्रेग्नेंट फीमेल है जो ये बता रही है कि उसको लास्ट प्रेगनेंसी जो उसकी 2 साल पहले हुई थी, 2 साल पहले की जो प्रेगनेंसी थी, उसमें उसको ये TD1 और TD2 दोनों इंजेक्शन लगा था, तो ऐसे में अब हम TD1 और TD2 नहीं देंगे, बल्कि एक टेटनस और डिप्थीरिया का बूस्टर डोज दे देंगे। टेटनस एंड डिप्थीरिया का बूस्टर डोज देंगे। अगर उसने प्रीवियस जो दो डोज थी, ये TD1 एंड TD2 की, उसने लास्ट 3 इयर्स में रिसीव कर ली होगी, यानी अगर 3 साल के अंदर अंदर उसने ये दोनों डोज ली थी, TD1 एंड TD2, और नेक्स्ट विजिट पे वो आ रही है अगले साल प्रेग्नेंट होके फिर से, तो वहां पे अब हम TD1 और TD2 को रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ एक बूस्टर डोज देते हैं टेटनस एंड डिप्थीरिया का। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन इसमें? सर मतलब ये पूरे जेस्टेशनल एज में किसी भी मंथ में दे सकते हैं। बिल्कुल हाँ, इसमें कोई वो नहीं, 1 मंथ का गैप रखना है हमें दोनों उसमें डोज में, 1 मंथ का गैप रखना है। ये कि जैसे ही पता चले, जैसे ही आपको पता चले एंटीनेटल विजिट हो रही है, अभी भी बहुत लेट एंटीनेटल विजिट होती हैं, कंपलसरी नहीं है ना कि कभी लोग कभी भी आ जाते हैं, तो जैसे ही है प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, फर्स्ट डोज आप दे दीजिए उसको TD1, और उसके 1 महीने के गैप के बाद TD2 की डोज देनी है। लेकिन अगर वही कोई, अब ये तो समझ लीजिए कि ये ज्यादातर जो आपको प्राइमी में मिलेगा, प्राइमी ग्रेविडा में, कोई मल्टी ग्रेविडा है, दूसरी तीसरी बार कंसीव किया उसने, और लास्ट जो कंसीव किया था वो 2 साल पहले किया था, 2 साल पहले। अब यहाँ से देखिए लास्ट 3 इयर्स की बात हो रही, 2 साल पहले उसने ये दोनों डोज ले रखी थी, TD1 एंड TD2। उसने बताया कि हाँ 2 साल पहले उसे ये दोनों डोज, तो ऐसे में अब हम फिर से ये वाला नहीं चलाएंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बूस्टर डोज देंगे। अगर पिछले 3 साल के अंदर उसने एक बार भी कंसीव किया होगा और उसे TD1 और TD2 दोनों डोज लगी होगी, तो अब जो है उसको हम क्या देंगे, सिर्फ एक बूस्टर डोज देंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बूस्टर डोज देते हैं। ठीक, और कोई फिक्स टाइम नहीं है इसका, जो TD1 या TD2 है प्रेग्नेंट वुमेन में, इसका वो 4 मंथ या 7 मंथ इस तरीके की कोई वो फिक्स लिमिट नहीं है, जब भी एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही आए फीमेल, उसको पहली डोज देंगे, उसके 1 महीने के गैप पे सेकेंड डोज दे देंगे। अब अगर उसने प्रीवियस 3 इयर्स के अंदर अंदर उसको वैक्सीनेशन हुआ था, प्रेगनेंसी हुई थी, TD1 और TD2 लग चुका था, तो अब सेकेंड विजिट जब आपके पास वो दोबारा आएगी अगली बार कंसीव करके, तो उसको सिर्फ और सिर्फ क्या देना, बूस्टर डोज देनी है। ये दोनों डोज जो वो रिपीट नहीं करनी है सर बूस्टर डोज भी किसी भी मंथ में दे सकते हैं। कभी भी। हाँ, वो तो बूस्टर डोज है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब भी आए फीमेल और उसने हिस्ट्री दे दी कि उसको 2 साल पहले या 3 साल पहले या 1 साल पहले की प्रेगनेंसी में उसे दो डोज लग चुकी थी टेटनस एंड डिप्थीरिया की, TD1 TD2। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ एक बूस्टर डोज दे देनी है, वो फुली इम्यूनाइज्ड मानी जाएगी वो प्रेग्नेंट फीमेल। सर इन तो केस किसी ने TD1 लिया है, सिर्फ TD2 नहीं लिया, और हाँ वो जैसे नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आई, तो फिर से दोबारा कंटिन्यू करेंगे इसको। हाँ, अगर उसी को कहते हैं पार्शियली इम्यूनाइज्ड, है ना, उसको हमने नाम दे दिया पार्शियली इम्यूनाइजेशन का।
कोई पार्शियली इम्यूनाइज्ड फीमेल आ रही यानी एक ही डोज ली थी उसने, तो ऐसे में अब हमें पूरा फिर से यही काम करना है, TD1 एंड TD2 दो डोज पूरी करनी है 1 मंथ अपार्ट, 1 मंथ के गैप पे दोनों डोज देनी है। इसको पार्शियली इम्यूनाइज कहते हैं। ये वाला इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हमें याद होना चाहिए। और मुझे याद है एक बार पेंटावैलेंट के बारे में क्वेश्चन आया है, एक बार OPV के बारे में आया है, एक बार DPT के बारे में आया है, एक बार और कुछ इस तरीके से 4 क्वेश्चन जो है मुझे याद है कि इस इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से अब तक पूछे गए हैं। तो एटलीस्ट इतना जो है वो हमें याद होना चाहिए, कम से कम ये वाला जो शेड्यूल है ये याद होना चाहिए। अब यहाँ पे ड्यूरेशन, ये जो हमने TT दी थी, अब इसको TD हम लिखेंगे ना, ये TT की जगह पे TD कर देते हैं, क्योंकि पहले जो है वो टेटनस टॉक्साइड था, अब क्या है टेटनस और डिप्थीरिया दोनों है। तो ऐसी कंडीशन में अब बताइए कि अगर किसी को TD1 एंड TD2 दोनों एक प्रेगनेंसी में दे दिया गया, तो अब उसका प्रोटेक्शन कितना होगा, उसका ड्यूरेशन कितना होगा, कितने साल तक वो प्रोटेक्ट रहेगी? 3 साल। 3 साल तक, अगली 3 प्रेगनेंसी तक, यानी नेक्स्ट 3 ईयर, 3 प्रेगनेंसी नहीं कह के नेक्स्ट 3 ईयर्स तक, अगले 3 साल तक जितनी बार भी वो कंसीव करती है शी इज प्रोटेक्टेड। और उस प्रेगनेंसी में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देना है, एक बूस्टर डोज देनी है TD की, नेक्स्ट 3 ईयर्स तक ना ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन है, अगर 2 डोज जो है वो TD ले ली उसने। अब यहीं से एक क्वेश्चन ये है, OPV की इस नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में टोटल कितनी डोज हो रही है, गिनती करके बताइए, आपके सामने है। 5। 5 ना, OPV का एक बूस्टर डोज है, एक बर्थ की डोज है जिसको OPV 0 कहते हैं, उसके बाद 6, 10, 14, टोटल जो डोजेज हो गई इसकी 5 हो गई। विटामिन ए की कितनी डोज हम दे रहे हैं? 9। 9। अरे रुकिए मैं बताता हूँ याद करने की। 17 लाख यूनिट दे रहे हैं, पहली बार में 1 लाख यूनिट दे रहे हैं, बाकी उसके बाद कितना दे रहे हैं, 2-2 लाख दे रहे हैं, टोटल हमें पता है कि 17 लाख यूनिट हम दे रहे हैं। तो 1 लाख यूनिट को अलग कर दी, उसके बाद 16 बचा, 8 दूनी 16, तो 16। 1 + 8 है ना, ऐसे इसको याद कर लीजिए, सबसे आसान है। 17 लाख यूनिट एंड 9 डोजेज। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अगर ये है कि कोई एक फुल्ली इम्यूनाइज्ड एडल्ट है तो उसको कितनी डोज टेटनस की मिली होगी, टेटनस टॉक्साइड की? 7 डोज। हम्म 7। हाँ, प्रेगनेंसी को निकाल दीजिए तो 7 डोज बनती है। अगर हमने प्रेगनेंसी को एक्सक्लूड कर दिया, इसको एक्सक्लूजन में ही रखेंगे, तो टोटल जो एक फुल्ली इम्यूनाइज्ड एडल्ट है आफ्टर 16 ईयर्स, तो उसको टोटल 7 डोज जो है, 7 डोज जो है वो टेटनस टॉक्साइड की उसे मिली होगी, ये मान के चलते। तो ये जो है ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का एक पार्ट है ना। OPV में 5 डोज चाहिए होती है, टोटल नंबर ऑफ विटामिन ए की जो डोज है वो 9 डोज है, यूनिट्स जो है वो 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट, बस 9 मंथ पे 1 लाख देते हैं, उसके बाद अगले जो है 8 जो डोज है वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट की होती है। यूजुअली जो है 6 मंथ अपार्ट देते हैं, बस पहली और दूसरी के बीच में जो है वो 9 मंथ का गैप हो जाता है। ऐसा नहीं कि 18 मंथ पे ही आप दे सकते हैं, नहीं, 16 मंथ पे भी हम दे सकते हैं, है ना। तो वो जो 16 से 24 महीने का गैप है इसी में एडजस्ट कर दीजिए आप, तो 16 पे भी दे सकते हैं, 17 कन्वीनियंस के लिए याद करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको 18 कर दिया, उसके बाद से 6-6 महीना जोड़ते चले जाइए इसमें, तो वो इजिली जो है वो 5 साल का पूरा कोर्स जो है वो आपके सामने आ जाएगा, अप टू 60 मंथ। तो टोटल इस तरीके से देते हैं, ये इसका नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का लेटेस्ट वो है। अब जैसे किसी ने न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन के बारे में बात की थी, तो जो न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन है ना, हिमाचल प्रदेश में दी जाती है, हिमाचल पूरे हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे 12 जिले हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सिर्फ 6 जिलों में दी जाती है, जिसको PCV हम कहते हैं, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। उसको उत्तर प्रदेश के सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट में, 6 जिले में, और बिहार के 17 डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के 17 जिलों में PCV दी जाती है। अब PCV की डोज कैसे देते हैं, उसको भी है ना 6 एंड 14 वीक पे, 6 एंड 14, 6 और 14 हफ्ते पे इसको न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन की जो वो कुछ सिलेक्टेड स्टेट और सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे दी जाती है। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस है, ये भी मतलब पूरे नेशन वाइज नहीं दी जाती, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत कॉमन है, बिहार में, असम में, नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है पूरा ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का, वहां पे जैपनीज इंसेफ्लाइटिस बहुत कॉमन है। हमारे यहाँ गोरखपुर सबसे हाईली इंडेमिक एरिया जो है
वो जापानीज इंसेफेलाइटिस का गोरखपुर है, उससे सटा फिर बिहार शुरू हो जाता है, वहां पे है। तो इस तरीके से इसको भी दिया जाता है। तो ये चीजें क्या है, ये रीजनल लेवल पे इसको ऐड किया गया है। और इनिशियली अगर देखा जाए अभी भी, तो जो मिशन इंद्रधनुष है, जो आपका 7 जो कॉमन डिजीजेज हैं, मेन तो वही है, वो जरूर याद होना चाहिए उनकी, कब कब इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में वो है। ठीक, ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल था। अब वैक्सीन बन गई, वैक्सीनेशन ड्राइव हो रहा है ना, अलग अलग जगहों पे वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है। तो भाई वैक्सीन कहीं एक जगह बनती है, जैसे बीसीजी कहाँ पे बनती है, चेन्नई में बनती है, उसके बाद वहां से पूरे ऑल ओवर इंडिया जो है उसको भेजा जाता है बना के, मैन्युफैक्चर करके। तो अब वो जो स्टोर करने का जो प्रोसेस है, सेंड करने, ट्रांसपोर्टेशन करने का जो प्रोसेस होता है, उसको एक नाम दिया गया। और उसको जो नाम दिया गया वो है कोल्ड चेन, ना, दैट इज कोल्ड चेन। जो वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, उसके बाद उसका स्टोरेज, एंड उसके बाद फर्दर उसका ट्रांसपोर्टेशन, यानी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर टू द पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट है, जहां पे वैक्सीनेशन हो रहा है, वहां तक पहुंचने में जो बीच के जो चीजें हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जहां पे वैक्सीन को स्टोर किया जाता है, जिस तरीके से उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसको हम कहते हैं कोल्ड चेन, है ना। सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर टू द पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या है, एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट जो होती है, जहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, यानी स्टेशन लेवल पे, गांव में भी कहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, वहां पे फिर डोर टू डोर होता है वैक्सीनेशन कैंपेन, फिर डोर टू डोर भी होता है। तो इस पूरे सिस्टम को, मैन्युफैक्चरिंग से लेके एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट तक जो पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है, उसको हम कहते हैं कोल्ड चेन। उसको हमने कोल्ड चेन का नाम दिया। अब कोल्ड चेन में बहुत सारे कंपोनेंट्स उसके होते हैं, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग लेवल पे उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। स्टेट या रीजनल लेवल पे आप देखेंगे दो कंपोनेंट, वर्क इन कोल्ड रूम्स एंड वर्क इन फ्रीजर्स। ये बहुत बड़े लेवल पे है। स्टेट लेवल पे वैक्सीन बन के आई, पहले स्टेट में पहुंचेगी, वहां पे स्टोर हो जाएगी, फिर वहां से रीजनल लेवल पे उसको सप्लाई दी जाती है। तो अगर मान लीजिए कि स्टेट में आई, और ये है कि 3 दिन बाद ही उसको वैक्सीनेशन होना है, सिर्फ आफ्टर 3 डेज, तो वहां पे +2 to +8 डिग्री के टेम्परेचर पे उसको स्टोर कर दिया जाता है कि नहीं 2 दिन बाद ही इसको भेजना है, तो फौरन उसको लेकिन अगर लॉन्ग टर्म स्टोरेज रखना है, हमें लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना है, यानी अप टू 3 मंथ तक, 3 महीने तक अगर हमें स्टोर करके रखना है, फिर जो टेम्परेचर चाहिए दैट इज -20 to -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लॉन्ग टर्म स्टोरेज, वैक्सीन के लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए -20 to -40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए, और 3 महीने तक उसको स्टोर करके रखा जा सकता है स्टेट या रीजनल लेवल पे। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब मान लीजिए स्टेट में आ गई, उसके बाद फिर कहाँ भेजी जाएगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेजी जाएगी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दो चीजें होती है, लार्ज ILR यानी आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, एंड लार्ज डीप फ्रीजर। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बहुत ज्यादा इसमें फर्क नहीं है ना। लेकिन फर्क क्या है, अब यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है। डिस्ट्रिक्ट में आई, उसको सब सेंटर पे या विलेज पे अगले ही दिन रवाना कर देना है, या उसी दिन शाम को ही रवाना कर देना है। तो फिर यही टेम्परेचर +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड का ही टेम्परेचर पे रख दिया जाएगा, नहीं अभी भेजना है हमें। लेकिन अगर इसको 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन या अप टू 1 मंथ के लिए स्टोर करना है, देन टेम्परेचर जो आ जाएगा -20 to -40 डिग्री सेंटीग्रेड। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टोरेज ड्यूरेशन जो है वो अप टू 1 मंथ की है, अप टू 1 मंथ। और फिर आता है PHC लेवल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे। यहाँ पे स्मॉल आइसलैंड रेफ्रिजरेटर देखिए, इस तरीके से हम लोगों ने बहुत देखा होगा, है ना, हम लोगों ने इसको बहुत देखा है। ये आइसलैंड रेफ्रिजरेटर है जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए जो यूज किया जाता है वैक्सीन की। अब ये घरों में भी बहुत ज्यादा यूज होने लगा। तो ILRs हैं, ये लार्ज भी होते हैं, स्मॉल भी होते हैं, बेस्ड ऑन कैपेसिटी, लीटर्स में इसकी कैपेसिटी आती है। PHC लेवल पे छोटे ILR दिए जाते हैं, जिसको आइसलैंड रेफ्रिजरेटर हम कहते हैं। तो यहाँ पे 1 मंथ का स्टोरेज यहाँ पे भी किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, PHC पे भी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे भी लाके रखा जा सकता है 1 महीने के लिए। तो टेम्परेचर फिर वही होगा लॉन्ग टर्म के लिए -20 to -40, और अगर 1 से 2 दिन या यूं कह लीजिए अप टू 72 आवर्स, 72 घंटे तक के लिए रखना है, तो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे इसको रख देते हैं PHC लेवल पे। अब सब सेंटर लेवल पे जो PHC से आगे भेजी जाती है, सब सेंटर लेवल पे 2-3 विलेज को ये कवर करता है सब सेंटर जो है। तो यहाँ पे कैसे इसको भेजते हैं, वैक्सीन कैरियर या डे कैरियर जो, तो वैक्सीन कैरियर हम लोगों ने देखा है, वो जो डब्बे आते हैं जो लेके आशाएं घूमती रहती हैं ना वैक्सीन के, तो वो वैक्सीन कैरियर्स होता है, जिसका जो टेम्परेचर होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा देर तक नहीं रखना है,
तो +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है। मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं कितने दिन तक? 2 से 3 दिन तक, यानी 48 to 72 आवर्स तक है। और इसके बाद जो सेशन लेवल यानी एक्चुअल साइट ऑफ वैक्सीनेशन जो है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ड्राइव चल रही है वैक्सीन की, तो वहाँ पे आइस पैक इन्हीं, अब आइस पैक को देखते हैं ना, ये चीज है। ये क्या है? ये वैक्सीन कैरियर है। इसमें 4 आइस पैक होते हैं। 4 क्या होते हैं? आइस पैक होते हैं। आइस पैक को तैयार किया जाता है डीप फ्रीजर में रख के, एकदम फुली फ्रोजन हो जाता है। उसमें 2 होल होते हैं, और वो जो सेशन लेवल पे जब वैक्सीन को निकाला जाता है, तो पहले उस पे डेट एंड टाइम लिख दिया जाता है। उसके बाद इसी जो आइस पैक है इसमें उसको रख दिया जाता है, ताकि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे उस वैक्सीन का ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना चाहिए? +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जो सेशन लेवल होता है, जो एक्चुअल साइट होती है एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे ज्यादातर 1 से 3 घंटे या 4 घंटे तक का ही जो है वैक्सीनेशन प्रोसेस चलता है। ठीक है। ये आइसलैंड रेफ्रिजरेटर है, ये जो है वैक्सीन कैरियर, और ये आइस पैक। और वैक्सीन कैरियर में ही 4 आइस पैक रखे होते हैं। तो वैक्सीन कैरियर में ठीक है, उसको लेके जाया जा रहा है। लेकिन जहाँ पे वैक्सीनेशन किया जाता है, लोग बैठे हुए हैं, लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पे आइस पैक को, एक आइस पैक को निकाल के रख दिया जाता है। उसमें 1 या 2 वैक्सीन निकाल के रख दी जाती है, बाकी वैक्सीन को ऐसे ही कैरियर में रखा रहते हैं। ये चीज, अब इसमें एक चीज कॉमन है, आपने देखा कि एक टेम्परेचर जो है सब में कॉमन है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, पीएचसी पे हो, सब सेंटर या सेशन लेवल पे हो। ये जो +2 to +8 डिग्री का जो टेम्परेचर है, ये सब में कॉमन है। +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब देखिए यहाँ पे भी है, इसमें भी है, यहाँ पे भी है, और इन दोनों में भी है। ये कॉमन टेम्परेचर, और इसी को कहा जाता है कोल्ड चेन टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन इन इंडिया ना। इसको क्या नाम दिया गया? कोल्ड चेन टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन इन इंडिया। इंडिया में कोई अगर कहे कि वैक्सीन का जो कोल्ड चेन टेम्परेचर है वो क्या है, तो वो +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड है। नॉर्मली जो है वैक्सीन को इसी पे रखा जाता है, ज्यादातर वैक्सीन को इसी टेम्परेचर पे रखते हैं, इसलिए इसको मानते हैं कि दिस इज द कोल्ड चेन टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन इन इंडिया। रूटीन स्टोरेज के लिए यही टेम्परेचर यूज ही होता है। लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए -20 to -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये था कोल्ड चेन और उसके डिफरेंट इक्विपमेंट्स। अब यहाँ पे जो ILRs हैं, ILR को कहा जाता है कि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन। आइसलैंड रेफ्रिजरेटर जो होता है, ये है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन। अब ये इतने सारे कंपोनेंट्स हैं कोल्ड चेन के, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ILR है। ये आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, अब वो चाहे स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन। इनके बारे में ये है कि ये जो है, अब इसके पूरे किस तरीके से यूज करना है, वो तो मैनुअल होता है, वो लिखा हुआ मिल जाएगा कैसे यूज करना है, कहाँ पे रखना, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, दीवार से कम 10 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। ठीक है। अब जो इसकी खास बात क्या है कि जैसे PHC लेवल है, गांव की बात है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, तो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में ILRs जो है बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इनको मैक्सिमम 8 घंटे भी लगातार इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, सिर्फ कितना, 8 घंटे तक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी अगर पर डे इनको मिल जा रही है, तो ये 24 आवर्स का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके रख देंगे। तो इसलिए इनको माना जाता है दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ILRs को। क्योंकि गांव के लेवल पे है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लेवल पे है, अभी भी 24 आवर्स की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है। तो अगर 8 आवर्स की भी कंटिन्यूअस सप्लाई मिल जा रही है इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये 24 आवर्स का जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो इसको मेंटेन करके ये रख देते हैं। अलग अलग कैपेसिटी में ये सप्लाई होता है। डिस्ट्रिक्ट में 300 लीटर टू 40 लीटर्स का होता है, या उसके बाद PHC पे 140 लीटर, 125 लीटर, इस तरीके से आते हैं, वो इनको सप्लाई किया जाता है ना। अब यहाँ पे इसकी टेम्परेचर मॉनिटरिंग होती है PHC लेवल पे। PHC लेवल पे जो ILRs होते हैं, खासतौर पर PHC लेवल पे, यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है कि टेम्परेचर मॉनिटरिंग की जाए। वैसे जहाँ भी आइसलैंड रेफ्रिजरेटर होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर मॉनिटरिंग की जाती है। और टेम्परेचर मॉनिटरिंग करते किससे हैं? टेम्परेचर मॉनिटरिंग जो करते हैं उसका एक नाम दिया गया है,
डायल थर्मामीटर। देखिए थर्मामीटर पे भी ना 2 साल पहले एक क्वेश्चन आया हुआ था। अलग अलग किस्म के थर्मामीटर दिए गए थे, उनको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आया था। उसमें काटा थर्मामीटर भी था, शायद स्लिंग साइक्रोमीटर, इस तरीके से जो है अलग अलग थर्मामीटर थे। ये हैं सब, हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो इनको बस ये डायल थर्मामीटर कहाँ पे यूज हो रहा है? टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स में। और जो रिकमेंडेड है टेम्परेचर मॉनिटरिंग डायल थर्मामीटर से ट्वाइस डेली, दिन में एटलीस्ट 2 बार, 2 बार टेम्परेचर की मॉनिटरिंग होनी चाहिए आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में। किससे? डायल थर्मामीटर से। डायल थर्मामीटर से इसको मॉनिटर करते हैं। अब वैक्सीन कैरियर है, उसके अंदर क्या है? आइस पैक है। आइस पैक क्या होता है भाई? इसमें जो है पहले पानी भरते हैं, फिर डीप फ्रीजर में रख के इसमें पूरा, जब तक कि इसमें बर्फ ना जम जाए तब तक इसको डीप फ्रीजर में रखे रहते हैं। फिर इसको आइस वैक्सीन कैरियर में रख के इसको सप्लाई कर देते हैं वैक्सीन के साथ। आइस पैक में सिर्फ और सिर्फ पानी रखना है, इसमें और कोई भी चीज जो है इसमें ऐड नहीं करते ना। इसमें कुछ भी ऐड नहीं करते आइस पैक में। और ये जो 2 होल है, यहाँ पे वैक्सीन को रखा जाता है। मीन फॉर कीपिंग वैक्सीन, सिर्फ जो है वैक्सीन को इसमें रखा जाता है ताकि उनका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, ये कोल्ड चेन का इक्विपमेंट था, जो कंपोनेंट्स होते हैं किस तरीके से ये काम करते हैं। अब इसका वन लाइनर देखते हैं। वैक्सीन का इंडिया में कोल्ड चेन टेम्परेचर कितना होता है? +2 प्लस डिग्री टू सेल्सियस प्लस टू 8 प्लस हाँ 8 वही, डिग्री सेल्सियस। +2 डिग्री सेंटीग्रेड टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द कोल्ड चेन टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन इन इंडिया। अब ओपीवी के बारे में थोड़ा सा अलग है। ओपीवी अगर रूटीन स्टोरेज का मतलब क्या है? आज आई कल इस्तेमाल हो गई, है ना, 2-3 दिन में उसको इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं, दैट इज रूटीन स्टोरेज। तो रूटीन स्टोरेज के लिए अभी हमने देखा था ना, 2 तरीके का मिल रहा था टेम्परेचर हमें। एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए था, एक रूटीन स्टोरेज के लिए था। तो जो रूटीन स्टोरेज का जो टेम्परेचर होता है वही कोल्ड चेन टेम्परेचर है। तो रूटीन स्टोरेज के लिए ओपीवी को वही +2 टू +8, है ना, ये वाला टेम्परेचर है रूटीन। और लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए अगर मान लीजिए इसको रखना है 2-3 महीने के लिए, -20 to -40 -20 to -40 40, है ना, इस टेम्परेचर पे इसको हम रखते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए हो गया। अब आइए येलो फीवर वैक्सीन। येलो फीवर वैक्सीन के बारे में बताइए कि थर्मो स्टेबिलिटी के मामले में ये कहाँ पे स्टैंड करती है? पोस्ट थर्मोलेबाइल। अब मोस्ट थर्मोलेबाइल वैक्सीन हो जाती है येलो फीवर वैक्सीन। क्योंकि इसको हम लोग क्यों नहीं याद रखते ज्यादा ना, क्योंकि हमारे जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें ये ऐड नहीं है। तो इसलिए जनरली इसको लोग बहुत ज्यादा कहते हैं ना, भाव नहीं देते। ये वाली चीज है इसके लिए। हालांकि सबसे थर्मोलेबाइल वैक्सीन ये होती है। इसका जो नॉर्मल स्टोरेज भी है, रूटीन स्टोरेज भी इसका है येलो फीवर वैक्सीन का, वो -30 टू +5 डिग्री सेंटीग्रेड। -30 टू +5 डिग्री सेंटीग्रेड येलो फीवर वैक्सीन का। ये जो रूटीन स्टोरेज का इसका जो टेम्परेचर। इसके अलावा जितनी भी वैक्सीन हैं, ऑल अदर वैक्सीन, ओपीवी और येलो फीवर को छोड़ के, इनको जो टेम्परेचर है जिसको हम कोल्ड चेन टेम्परेचर कहते हैं, यानी +2 टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड, तमाम वैक्सीन को फिर इसी टेम्परेचर पे रखते हैं। डाइल्यूएंट्स को कहाँ पे स्टोर करते हैं? रूम टेम्परेचर हाँ, रूम टेम्परेचर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन डाइल्यूएंट के लिए ना थोड़ी सी छूट दी गई है। आप इसको इसी स्टोरेज वाले पे +2 टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं, कैन बी स्टोर। या फिर हम इसको कोल्ड चेन के बाहर रूम टेम्परेचर पे भी रखते हैं। अब इसमें जो है वो शर्त क्या रखी गई? अगर डाइल्यूएंट्स को आप इस टेम्परेचर पे स्टोर करके रख रहे हैं, जो नॉर्मल वैक्सीन का जो कोल्ड चेन टेम्परेचर है हमारे यहाँ, यानी +2 टू +8 डिग्री, अगर इस पे हम स्टोर करके रखें, ठीक है रखे रहिए। लेकिन जब इसको डाइल्यूट करना होगा आपको, जब इसको यूज करना होगा, तो इसको आपको रूम टेम्परेचर पे पहले लेके आना होगा। मान लीजिए आपने स्टोर करके रखा है उसको, जब यूज करने की बारी आएगी तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे इसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, ताकि जो है जो एक्सटर्नल टेम्परेचर वो उसके बराबर हो जाए डाइल्यूएंट का, तब जाके हम उससे फिर डाइल्यूट करते हैं वैक्सीन को, है ना। तो जनरली स्पीकिंग रूम टेम्परेचर सबसे बेस्ट है। लेकिन रख सकते हैं,
बस उसकी शर्त यह है कि अगर यूज करना होगा तो पहले हमें उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आना होगा, तब जाके हम डाइल्यूएंट को यूज करते हैं ना। तो डाइल्यूएंट्स को जनरली रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है। विटामिन ए, विटामिन ए को रूम रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर। रखते हैं। अब कभी कभी हो सकता है आपको क्वेश्चन में रूम टेम्परेचर की जगह दूसरी चीज लिख के मिल जाए। स्टोर्ड आउटसाइड कोल्ड चेन, बात दोनों की बराबर है। कोल्ड चेन के बाहर रखेंगे तो रूम टेम्परेचर पे ही हम रख रहे हैं ना, तो विटामिन ए को हम रूम टेम्परेचर पे ही रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन इन इंडिया, अभी पीछे पड़ा। ILR. ILR. ILRs, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बारे में इसकी बताया भी कि क्यों इसको सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या पीएचसी लेवल पे अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंटिन्यूअस नहीं भी हो रही, 8 घंटे इसे सिर्फ मिल जाए कंटिन्यूअस, तो भी ये पूरा 24 घंटे के लिए टेम्परेचर को मेंटेन करके रख देगा। इसलिए इसको माना जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है इंडिया में कोल्ड चेन का। अब जो है टेम्परेचर क्या है, कोल्ड चेन इंडिया का वही सेम है जो अभी हमने वैक्सीन का पढ़ा, वही सेम है, +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अब एक चीज ये है कि जो कोल्ड चेन है उसका फेलियर सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, मैक्सिमम चांस कहाँ पे हो सकता है कोल्ड चेन फेलियर का। सब सेंट्रल एंड विलेज लेवल। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आईएलआर सब नहीं यूज हो रहे हैं, आईएलआर नहीं है, सब सेंट्रल लेवल या विलेज लेवल जिसको हम स्टेशन लेवल भी कहते हैं, तो वहां पे वैक्सीन कैरियर, आइस पैक ये यूज हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कोल्ड चेन फेलियर के, सब सेंटर एंड विलेज लेवल। कोल्ड चेन टेम्परेचर का टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, डायल थर्मामीटर, Balance. है ना। डायल थर्मामीटर। और पीएचसी पे कितनी बार टेम्परेचर को मॉनिटर करना है, रिकमेंडेशन क्या है? Twice. ट्वाइस डेली, है ना, दिन में 2 बार। अब डायल थर्मामीटर की एक अलग से लाइन है कि डायल थर्मामीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, अब ये फिजिक्स की बात होगी, तो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपल ये यूज अपना काम करता है। व्हाट इज द मिनिमम लेवल ऑफ वैक्सीन स्टोरेज इन इंडिया, यानी कोल्ड चेन में सबसे मिनिमम लेवल है कहाँ पे वैक्सीन को स्टोर किया जा सकता है, पीएचसी। पीएचसी लेवल पे ना। 1 महीने के लिए वहां पे स्टोर हम करते हैं, स्टोरेज ड्यूरेशन है 1 महीने की पीएचसी पे, जहाँ पे आईएलआर अभी भी मौजूद है, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर है पीएचसी लेवल पे। तो जो मिनिमम लेवल है वैक्सीन स्टोरेज पे इंडिया पे, दैट इज एट पीएचसी। उसके बाद पीएचसी के बाद यानी बिलो पीएचसी लेवल वैक्सीन को जो है ना, आमतौर से जिस दिन इम्यूनाइजेशन होना होता है, जिस दिन इम्यूनाइजेशन होना, या तो उसी दिन उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं या नाइट में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, अर्ली मॉर्निंग जो इम्यूनाइजेशन शुरू हो जाता है। तो जब ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ करना है उसी दिन, सेम डे ऑफ वैक्सीनेशन, तो वैक्सीन कैरियर है या डे कैरियर जो होता है उसमें रख के 4 आइस पैक रख दिया, बीच में कुछ वैक्सीन वायल रख दिया और भेज दिया गया, जाइए वैक्सीनेशन ड्राइव आज है, वहां पे वैक्सीनेशन लगना है। तो उसके नीचे पीएचसी से बिलो जो है वो स्टोर नहीं करते, यूजुअली जो है ऑन द डे ऑफ इम्यूनाइजेशन या ऑन द नाइट बिफोर इम्यूनाइजेशन उसको हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। अब ये कि आईएलआर कैन मेंटेन टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन इफ प्रोवाइडेड, इफ प्रोवाइडेड का मतलब ये कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, तो अगर 8 8 आवर्स की, hours. 8 आवर्स की अनइंटरप्टेड यानी कंटिन्यूअस, इनको इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, है ना, 8 आवर्स अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अगर इन्हें मिल गई, तो ये 24 आवर्स के लिए जो है टेम्परेचर को मेंटेन करके रख देंगे। ये था कोल्ड चेन और कोल्ड चेन से रिलेटेड वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस जो मतलब पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि जो ना समझ में आया, सर है ना, यहाँ क्योंकि हाँ जी, डायल थर्मामीटर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ क्या लिखा है थर्मो
थर्मोकपल, अब देखिए थर्मोकपल मैं नहीं बता पाऊंगा, क्या फिजिक्स का ये प्रिंसिपल है, तो बस अगर ये याद कर लीजिए तो बहुत बड़ी चीज है। ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि थर्मोकपल को आप डिटेल में बताइए, है ना। तो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपल ये काम करता है, ट्वाइस डेली जो है पीएचसी लेवल पे टेम्परेचर को मॉनिटर करना होता है, ये रिकमेंडेशन है इसकी, थर्मोकपल है ये। ठीक, अब एक चीज और हमारी रह गई है, वो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अभी तक वैक्सीन जो थी वो किस टाइप की इम्यूनिटी दे रही थी, एक्टिव या पैसिव? फिर से ये सवाल। Active. एक्टिव। एक्टिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को मैंने बताया अभी तक कैसे होता है। एक्टिव का मतलब ये होता है कि जब हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज प्रिपेयर करती है किसी डिजीज से फाइट करने के लिए, बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद से अगर वो एंटीबॉडीज को बना रहा है, तो वो चीज हो जाती है एक्टिव इम्यूनिटी। अब जब हम कोई चीज रेडीमेड बाहर से दे रहे हैं, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, एंटी सीरम है, ये चीज जब हम बाहर से किसी को प्रोवाइड कराते हैं तो दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। बॉडी को कुछ नहीं करना है, उसे बाहर से मिल रहा है, जितना मिल रहा है उतना ही वो काम करेगी, जितनी देर तक वो उसका कंसंट्रेशन रहेगा, तो दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। तो अभी तक जो वैक्सीन थी ये एक्टिव इम्यूनिटी दे रहे थे, अब इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो पैसिव इम्यूनिटी देंगे। पैसिव इम्यूनिटी एंटी सीरा से भी मिलती है, और एंटी सीरम में बस एक लाइन अगर याद रख लीजिए कि मोस्टली जो एंटी सीरम तैयार किया जाता है वो हार्सेस से। इसके अलावा और भी बहुत सारे जानवर जिनसे तैयार किया जाता है, लेकिन मोस्टली जो है वो हार्स से आता है एंटी सीरा, या एंटी सीरम अगर सिंगुलर में हम बात करें, वो भी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी देता है। अब इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स में कितने टाइप की होती हैं? IgG, IgE। 5। हाँ, पहले तो ये 5। चीज है ना, 5. जब आपसे अदलय नफ्स पूछा जाएगा तो कितने होते हैं? 10। 10 होते 10. हैं ना। और जब वाइवा में दोबारा जब टीचर कहे कि आप 10 के नाम बताइए तब बताया जाता है ना। पहले तो कितना है वही याद हो जाए। तो टोटल जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है दीज आर 5 टाइप्स, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीटी, आईजीई, ठीक है, वो 5 तरीके की इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। और जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, है ना, अब इसमें भी थोड़ा सा खेल है, 2 लाइन में इसको समझिएगा। जितनी भी एंटीबॉडीज होती हैं, जितनी भी एंटीबॉडीज होती है, दीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ऑल एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, है ना। लेकिन जितनी भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं ये कंपलसरी नहीं है कि दे आर एंटीबॉडीज। जितनी भी एंटीबॉडीज हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, और जितनी भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है ये इनके लिए कंपलसरी नहीं है कि ये एंटीबॉडीज बने। ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर नॉट एंटीबॉडीज। ये चीज हो गई। अब इम्यूनोग्लोबुलिन जो किस फ्रैक्शन से बनती हैं, अगर हम सिर्फ ग्लोबुलिन्स की बात करें, प्रोटीन है ना? तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होती हैं, या यूं कह लीजिए जो एंटीबॉडीज होती हैं, ये गामा ग्लोबुलिन से बनती हैं। फिर से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। जो एंटीबॉडीज होती हैं ये गामा ग्लोबुलिन से बनती हैं, गामा ग्लोबुलिन से। तो तमाम एंटीबॉडीज जो होती हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं, लेकिन तमाम इम्यूनोग्लोबुलिन ये कंपलसरी नहीं है कि एंटीबॉडीज हो। एंटीबॉडीज किससे बन रही हैं? गामा ग्लोबुलिन से बन रही हैं। अब एक चीज यहाँ पे और आती है कि ये जो एंटीबॉडीज होती हैं वो हमारे ह्यूमन बॉडी में वो बनती कहाँ से, कौन बनाता है इसको? इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम में हमने 2 चीजें बताई थी ना, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सेल इम्यूनेटेड। हाँ, सेल में अच्छा ठीक है, चलिए आपने कह दिया कि सेल मीडिएटेड सही। इम्यूनिटी। ह्यूमरल। Humoral immune. पहले तो ये समझना चाहिए कि दोनों आती कहाँ से, ना। तो जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है इसको हम क्या कहते हैं? बी सेल ड्राइव्ड लिम्फोसाइट्स, है ना। बी सेल यानी बोन मैरो ड्राइव्ड लिम्फोसाइट, दैट इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी, है ना, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और जो टी सेल्स की होती हैं, टी सेल ड्राइव्ड लिम्फोसाइट जो होते हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जो एंटीबॉडीज बनाने का जो पूरा काम है वो बी सेल्स का होता है। बी सेल्स यानी दैट इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब बी सेल्स जो होती हैं, बी सेल्स का काम क्या है? जैसे टी सेल्स, देखिए टी सेल्स का रोल इसमें होता है। टी सेल्स क्या करते हैं? सेंसिटाइज करती हैं, सेंस करती हैं कोई चीज हार्मफुल आई है जो हमारे लेवल पे नहीं है कि हम इससे कुछ कर सकें, तो वो क्या करती हैं? वो बी सेल्स के साथ कॉम्प्लीमेंट करती हैं, इसको बताती हैं
कि भैया देखो ये चीज आई है, तुम्हें इसके लिए काम करना बनाना है। तो बी सेल क्या करता है, ये प्रोलिफरेट होना शुरू करता है, यानी डिफरेंशिएट होना शुरू करता है किसमें, प्लाज्मा सेल्स में। और ये जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं यही जो जाके एंटीबॉडीज बनाती हैं। तो बेसिकली अगर स्पीकिंग थ्योरेटिकली तो बी सेल से तो बन जा रही हैं, लेकिन बी सेल में भी अगर आगे हम बढ़े तो प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं मेन जो है वो एंटीबॉडीज बनाती हैं। लेकिन बी सेल्स, वही प्लाज्मा सेल्स आ कहाँ से रही हैं, बी सेल से आ रहे हैं। बी सेल जो प्रोलिफरेट होके वो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये चीज है। टी सेल्स या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो एंटीबॉडीज जनरेट नहीं करता, नहीं बनाता। ये तो है। अब टोटल 5 टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं। पहली जो है आईजीजी, दिस इज द मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन ऑफ सीरम। अराउंड 80% जो टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है हमारे सीरम में, 80 to 85% तक, 80 से 85% तक, वो जो होती है आईजीजी टाइप होती है। कौन सी टाइप होती है, आईजीजी। और लार्जली जो है दे आर एक्स्ट्रा वास्कुलर होती है। इनका हाफ लाइफ जो होता है वो 21 डेज का होता है। सबसे ज्यादा इनका हाफ लाइफ होता है, कितना होता है, 21 दिन का इसका हाफ लाइफ होता है। और मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो होता है वो इसी का होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी का होता है। अब इसके बारे में बस एक लाइन अगर आप किसी को याद हो आईजीजी के बारे में, प्लेसेंटा को क्रॉस करती प्लेसेंटा है। को क्रॉस करती है ना, ओनली क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन विच क्रॉसेस प्लेसेंटा। तो ये क्या करती है, ये प्लेसेंटा को इजिली जो है ये क्रॉस कर देती है ना, क्रॉस प्लेसेंटा। आईजीजी एक लाइन की इसकी जो सबसे मेजर चीज, लार्जली एक्स्ट्रावास्कुलर होते हैं और सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन इन्हीं का होता है। सेकंड है आईजीएम। आईजीएम किस चीज को डिनोट करता है, रिसेंट इन्फेक्शन को। आईजीएम जो है ये रिसेंट इन्फेक्शन को बताता है, इट इज इंडिकेटिव ऑफ रिसेंट इन्फेक्शन। इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 7 डेज की होती है। और इसका जो टोटल कंसंट्रेशन अगर सीरम में हम बात करें तो अराउंड 10% का होता है, 10% का होता है। आईजीएम जो है वो रिसेंट इन्फेक्शन को। आईजीएम के बारे में कहा जाता है जो डेवलपिंग फीटस है, अगर वहां पे उसमें भी कोई परेशानी है, फीटस को कोई दिक्कत है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, मदर से वो क्रॉस कर गया इन्फेक्शन, वर्टिकल ट्रांस, तो वहां पे भी जो डेवलपिंग फीटस है वो भी आईजीएम को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। अदरवाइज जो है अगर मदर से फीटस में कोई इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसफर होती है तो वो आईजीजी होती है। ठीक है। अब आईजीए, आईजीए जो है आमतौर से जो है ये प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है आईजीए ना। ये भी 10 से 15% होता है, 10 से 15% टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन का आईजीए होता है। आमतौर से ये कहाँ पे पाया जाता है, सिक्रेशंस में ना। आईजीए जो होता है मोस्टली जो है वो सिक्रेशंस, बॉडी के जो सिक्रेशंस होते हैं यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है। और ये लोकल डिफेंस मैकेनिज्म की बात होती है ना, जो हमने बताया था ना कि एक लोकल डिफेंस मैकेनिज्म भी हमारी बॉडी में होता है। जहां जहां एंट्री साइट्स हैं हमारी बॉडी की वहां पे लोकल डिफेंस मैकेनिज्म वर्क करता है। जैसे अगर नोज की बात करें तो नोज में क्या है, जो नेजल हेयर्स हैं, नेजल हेयर्स हैं। ट्रैकिया में क्या है, सीलिया है ना। इसी तरीके से ईयर में क्या है, वैक्स है। और टीयर्स हैं, और सलाइवा है। और इवन अगर मान लीजिए इतनी सारी चीजों से बच के भी कोई अंदर चला गया इसोफेगस के जरिए, तो फिर स्टमक में क्या है, एचसीएल है, स्टमक एसिड है। वो भी क्या है, वो सिक्रेशन ही तो है। इसके अलावा वजाइनल सिक्रेशन है। जितने भी सिक्रेशन है वहां पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन अगर किसी इम्यूनोग्लोबुलिन की पाई जाएगी तो वो आईजीए की पाई जाएगी, जो 10 से 15% इसका कंसंट्रेशन होता है टोटल। और ये जो है प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है, दीज प्रोवाइड प्राइमरी डिफेंस ना, म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे ये पार्ट मतलब मोस्टली जो है सिक्रेशंस में होते हैं। ठीक, ये आईजीए। अब इसके बाद आईजीई, दीज आर कंसंट्रेटेड इन सब म्यूकस टिश्यूज। जो सब म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, सब म्यूकस टिश्यूज होती हैं, वहां पे इनका कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है। इसकी हाफ लाइफ बहुत छोटी सी होती है, 2 डेज की होती है, 2 डेज की। अब जितने भी इमीडिएट एलर्जिक एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन होते हैं, कोई भी किसी भी चीज से एलर्जी अगर किसी को है, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां पे अगर हम देखेंगे तो आईजीई जो होगा उसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा मिलेगा। ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस के लिए। अगर एक लाइन में याद करें तो आईजीई जो होती है वो एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन के लिए दिस इज रिस्पॉन्सिबल। तो ज्यादातर सब म्यूकस मेम्ब्रेन में ये इंटेस्टाइन की कवरिंग में मिलती है। लंग्स, एपिथेलियम ऑफ लंग्स है, यहाँ पे भी होता है ना। जहां जहां मतलब
इसका सेंस हो एनाफाइलेक्टिक का या एलर्जी जहां जहां आपको मिल सकती है, वहां पे इसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा मिलेगा आईजीई का। अब लास्ट एक बचता है आईजीडी, है ना। इनकी तारीफ में कुछ नहीं कहना है, बस नाम याद रख लीजिए, क्योंकि ये अभी तक इनका कोई काम ही नहीं पता चला। एग्जैक्ट फंक्शन जो है अभी तक इसका अननोन है कि वाकई में ये कुछ काम करता भी है या नहीं करता है, ये नहीं पता अभी। तो इसलिए बस ये है कि पांचवा जो होता है वो आईजीडी है ना, इसका कोई फंक्शन अभी तक नहीं पता है। अब दो तरीके की इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो प्रिपेयर की जाती हैं, दो तरीके की पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए दो तरीके की इम्यूनोग्लोबुलिन वो प्रिपेयर की जाती है। एक तो होती है नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन, दूसरी होती है ह्यूमन स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन। दोनों के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, बस लास्ट में ना। नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन, अब ये जो होता है नॉर्मल ह्यूमन आईजी जिसको हम कहते हैं, एंटीबॉडी रिच फ्रैक्शन कहाँ कितने लोगों से इसको निकाला जाता है। डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन है कि अगर नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन को प्रिपेयर करना है तो एटलीस्ट यानी मिनिमम जो है 1000 डोनर चाहिए, जिनसे हम क्या लेंगे, एंटीबॉडी रिच फ्रैक्शन लेते हैं ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन का, है ना। सही सलामत अगर है नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल 1000 से ज्यादा उन लोगों से उनके सीरम से जब इम्यूनोग्लोबुलिन को निकाला जाता है तो नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन वो तैयार होती है। अब इसमें डब्ल्यूएचओ की स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया जो है वो ये कि एटलीस्ट 90% क्या होनी चाहिए, इंटैक्ट आईजीजी होनी चाहिए। 90% जो होनी चाहिए वो आईजीजी होना चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा फिर जो है अदर जो सब क्लासेस हैं, है ना, वो भी प्रेजेंट होने चाहिए, और थोड़ा सा आईजीए भी होना चाहिए। आईजीए, देयर शुड बी ए लो आईजीए कंसंट्रेशन, और 90% तक आईजीजी वो होना चाहिए। और किससे कितने लोगों से ये तैयार की जा रही है, कम से कम 1000 डोनर हो जिनसे ये तैयार की जाती है। इसके बाद एक सबसे स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया क्या है, वो ये है कि ये जो अब जो ये इम्यूनोग्लोबुलिन है, इम्यूनोग्लोबुलिन बेसिकली क्या है, एंटीबॉडी ही तो है। अब ये जो एंटीबॉडी है इसको ये चीज आपको पहले से ये बताना होगा कि इसमें दो बैक्टीरियल स्पेसीज और दो वायरल स्पेसीज यानी दो वायरसेस के लिए ये जो है काम करेगी एटलीस्ट मिनिमम। इसके लिए एटलीस्ट 2 बैक्टीरियल स्पेसीज एंड 2 वायरसेस, इनके इनसे लड़ने की या यूं कहिए इनसे डिफेंस की इसके अंदर जो है वो ताकत होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। जब ये चीज असरटेंड हो जाएगी तब जाके वो यूज करने के लिए वो उसको मंजूरी मिल जाएगी। दैट इज नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन का ये काम इस तरीके से होता है। मोर देन 90% क्या होना चाहिए, आईजीजी सब क्लास होना चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा आईजीए का सब क्लास होना चाहिए, और कम से कम 1000 या उससे ज्यादा डोनर से इसको तैयार किया जाता है नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन। और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है वो ये है कि दो बैक्टीरियल स्पेसीज और दो वायरस के खिलाफ जो है फाइट करने के लिए इसके पास जो है कैपेबिलिटी होनी चाहिए इस इम्यूनोग्लोबुलिन में। ये नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन है। अब जैसे बहुत हाईली ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स हैं, वहां पे नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन दी जाती है टू प्रिवेंट मीजल्स ना, ये इसका यूज है। इसके अलावा हेपेटाइटिस से इन्फेक्शन है, कोई ट्रेवलर है इंडेमिक एरिया में ट्रेवल कर रहा है, हेपेटाइटिस की हमेशा देखेंगे आप ना, इसके एपिडेमिक्स भी बहुत ज्यादा आते हैं और ये ज्यादातर जगहों पे ये एंडेमिक होती है हेपेटाइटिस ए। तो इनसे बचने के लिए अगर कोई ट्रेवल कर रहा है उन एरियाज में, तो वहां पे टेम्परेरी प्रोटेक्शन के लिए मान लीजिए कोई ट्रेवल करेगा 2-4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता इस तरीके से ना, तो अप टू 12 वीक्स प्रोटेक्शन के लिए टेम्परेरी प्रोटेक्शन के लिए, है ना, तो इसको नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन दे दी जाती है। अब यहाँ पे दो चीज है, दो चीज, ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर किसी को नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन दे दिया गया है तो लाइव वैक्सीन कब तक नहीं देनी है, तो कम से कम हमें जो है 12 हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा। अगर किसी को हमने नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन दे रखा है तो कोई लाइव वैक्सीन को कब तक नहीं देंगे, अप टू 3 मंथ तक, अप टू 12 वीक्स या अप टू 3 मंथ तक हम लाइव वैक्सीन उसको नहीं एडमिनिस्टर करेंगे अगर किसी को ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन दे दी गई। दूसरी कंडीशन थोड़ा सा उलट है कि अगर किसी को पहले ही हमने लाइव वैक्सीन दे दी है, जैसे लाइव वैक्सीन हैज ऑलरेडी बीन गिवन, तो ये जो नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन है इसको कब तक के लिए आपको रोक रखना है, फॉर 2 वीक्स, मिनिमम 2 हफ्ते तक आप अब इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन 2 हफ्ते तक नहीं देंगे। पहली कंडीशन क्या है कि अगर इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन हमने दे दिया है तो 12 हफ्ते तक हमें लाइव वैक्सीन नहीं देनी है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हमने लाइव वैक्सीन दे दी है
तो कम से कम 2 हफ्ते तक हमें जो है लाइव सॉरी नॉर्मल हीमोग्लोबिन का इंजेक्शन नहीं देना है अगले 2 हफ्ते तक। ये 2 कंडीशन इसमें लगाई जाती है। ये एक तरीके से इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन है नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन और वैक्सीन के, है ना। तो दूसरा होता है स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन। अब जो होता है, जो स्पेसिफिक होता है, अब यहाँ पे स्पेसिफिक जड़ दिया गया है, नाम में ही रख दिया गया। दैट मीन्स कि ये जो है एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन किन से निकाली जा रही है, जो रिकवर्ड पेशेंट है, जिनको वो डिजीज हो चुकी थी ऑलरेडी, जिनको वो डिजीज ऑलरेडी हो चुकी थी, या जिन पर्सन्स को इम्यूनाइज्ड कर दिया गया पहले से ही। मान लीजिए इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस क्या है, इम्यूनाइजेशन करते हैं तो क्या चीज होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स पैदा करना, जिससे ढेर सारी एंटीबॉडीज बन जाए, यही तो करते हैं हम। तो अगर किसी को इम्यूनाइज कर दिया गया तो एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा बन जाएगी, तो उनके प्लाज्मा से उसी स्पेसिफिक एंटीबॉडी को क्या करना है, रिकवर कर लेना है ना। तो अब इसमें क्या है कि शुड कंटेन 5 टाइम्स द एंटीबॉडी पोटेंशियल ऑफ द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड प्रिपरेशन क्या था, जो नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन थी उसके मुकाबले में 5 गुना ज्यादा ताकतवर ये होती है, ये होनी चाहिए। शुड कंटेन 5 टाइम्स द एंटीबॉडी पोटेंशियल, 5 गुना ज्यादा ताकतवर एंटीबॉडी पोटेंशियल होना चाहिए नॉर्मल या स्टैंडर्ड प्रिपरेशन जो थी उसके मुकाबले में। दूसरी चीज कैसे बनती है, तो मेड फ्रॉम द प्लाज्मा ऑफ द पेशेंट्स हु हैव रिसेंटली रिकवर्ड फ्रॉम एन इन्फेक्शन, या फिर उनको इम्यूनाइज कर दिया गया है किसी वैक्सीन से। मान लीजिए हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन से इम्यूनाइज कर दिया गया था, तो उसके बाद बहुत सारी एंटीबॉडीज बन जाएगी हेपेटाइटिस बी के खिलाफ, तो उनसे फिर उसको क्या करेंगे, उसके प्लाज्मा से उस इम्यूनोग्लोबुलिन को, उस एंटीबॉडी को क्या किया जाएगा, एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया जाएगा। वो स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन हो जाएगी, किसके लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए ना। इसका काम क्या है, टू प्रोवाइड इमीडिएट प्रोटेक्शन। अब देखिए जितनी भी पैसिव इम्यूनाइजेशन है, इनका खेल क्या है, क्यों पैसिव इम्यूनाइजेशन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे बहुत सारी कंडीशन ऐसी है जहां पे लाइव वैक्सीन को कंट्रा इंडिकेटेड है। जैसे एक बहुत अच्छी मिसाल क्या है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज या इम्यूनो सप्रेशन वाली कंडीशन अगर है, और वहां पे क्या करना, हमें बचाना है किसी को। अब हमें भाई वैक्सीन तो दे नहीं सकते क्योंकि वो तो कंट्रा इंडिकेटेड है लाइव वैक्सीन। और किल्ड वैक्सीन की सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि एक डोज चाहिए नहीं, कम से कम 3-4 डोज, साथ में बूस्टर डोज भी देनी है। तो ऐसी कंडीशन में जो है, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं ये बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं ना। तो फॉर प्रोवाइडिंग इमीडिएट प्रोटेक्शन, एक तो ये चीज होगी कि इमीडिएट प्रोटेक्शन के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स को यूज कर देते हैं, खासतौर से जहाँ पे लाइव वैक्सीन आर कंट्रा इंडिकेटेड, है ना। चिकन पॉक्स की प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज करते हैं स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन्स, वेरिसेला जोस्टर निकाला जाता है वहां से, इसके लिए। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ हेपेटाइटिस बी, मान लीजिए किसी को हेपेटाइटिस बी का इंफेक्शन था और उससे कोई एक्सपोज हो गया, कोई इसके कांटेक्ट में आ गया, तो अब उसके लिए क्या, इमीडिएट प्रोटेक्शन के लिए स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन दे देते हैं। क्योंकि हेपेटाइटिस बी की अगर वैक्सीन की बात करें तो वहां पे मल्टीपल वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, एक वैक्सीन से काम चलना नहीं है। तो इसलिए इमीडिएट प्रोटेक्शन के लिए हेपेटाइटिस बी में पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस का यूज, है ना। इसके अलावा वुंडेड, किसी को चोट लग गई है, जरूरी नहीं है कि उसको टेटनस हो या किसी जानवर ने काटा है तो उसको रेबीज हो जाए, लेकिन एज ए प्रोफाइलेक्सिस हम वहां पे स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स को जो है वो एडमिनिस्टर कर देते हैं। अब देखिए बस यहीं तक है ये चीज। अब यहाँ पे एक चीज बार बार आपके सामने तीनों आई होगी, प्रोफाइलेक्सिस। 2 टर्म हमेशा याद रखिएगा, एक प्रोफाइलेक्सिस, दूसरा जो है स्क्रीनिंग। कभी इसमें कंफ्यूजन की जरूरत ना आने पर, प्रोफाइलेक्सिस है ना, पी लगा हुआ है पहले। अब हम जब लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करते हैं, लेवल ऑफ प्रिवेंशन की, तो प्रोफाइलेक्सिस जो है वो किस लेवल में जाएगा, प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन है तो अब उसमें बताइए ना, प्राइमरी प्राइमरी। अब इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका, पी से प्रोफाइलेक्सिस है, पी से प्राइमरी लेवल है, ठीक है। ये प्राइमरी लेवल के प्रिवेंशन में आता है प्रोफाइलेक्सिस। स्क्रीनिंग, जब भी हम किसी डिजीज को, किसी पर्सन को स्क्रीन करते हैं तो किस लिए स्क्रीन करते हैं, टू रूल आउट सर्टेन डिजीज कंडीशन, है ना। स्क्रीनिंग का मकसद ही होता है कि जो डिजीज अभी 2-4 साल में जाके हो सकता है कि उसके साइन एंड सिम्टम्स आए, या 2-4 महीने में,
उसको उसके सबसे अर्लीस्ट स्टेज में हम डिटेक्ट करके फौरन उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ये स्क्रीनिंग का एक एम है, मकसद है। तो स्क्रीनिंग हम कर रहे हैं किसके लिए? डिजीज के डिटेक्शन के लिए या पॉसिबिलिटी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए। तो जब आप स्क्रीन करेंगे तो उसके बाद उसको ट्रीट भी तो करेंगे। अगर कोई डिजीज निकल के आई तो उसको ट्रीट तो करना ही है। तो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज द मोड ऑफ इंटरवेंशन किसका है? सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल। Second. एस से स्क्रीनिंग एंड एस से सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन, सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। अब प्रोफाइलेक्सिस में कभी कभी आपको एक चीज और आएगी, कीमो प्रोफाइलेक्सिस। कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। प्रोफाइलेक्सिस है तो प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन है। दैट मीन्स कि डिजीज कंडीशन नहीं, लेकिन हो सकता है कि डिजीज हो जाए, इसको किसी के कांटेक्ट में आ गया हो, इसको एक्सपोजर हो चुका हो। तो जैसे ना ये पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी के कांटेक्ट में कोई आ गया था, दैट मीन्स कि एक्सपोज हो चुका था। तो अब उसके बाद क्या करना है हमें? उसको हमने इम्यूनोग्लोबुलिन दे दी। तो कीमो प्रोफाइलेक्सिस में क्या होता है? ड्रग का यूज करते हैं। तो जब ड्रग का यूज करेंगे तो उसको हम कहते हैं कीमो प्रोफाइलेक्सिस। नॉर्मली प्रोफाइलेक्सिस क्या है? बचाव का एक तरीका है, प्रिवेंशन का। प्रोफाइलेक्सिस इवन आपने वेल्डर्स को देखा होगा, वो एक प्रोटेक्टिव ग्लास लगाते हैं, वो भी क्या है? प्रोफाइलेक्सिस है। आप हेलमेट लगाते हैं, उसको भी आप प्रोफाइलेक्सिस में आप उसको रखेंगे, क्योंकि क्या स्पेसिफिक प्रोटेक्शन वो दे रहा है ना। तो प्रोफाइलेक्सिस जो है वो प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन है, और स्क्रीनिंग जो है इट कम्स ऑलवेज सेकेंडरी लेवल, हमेशा ये सेकेंडरी लेवल के प्रिवेंशन में आएगा। ये दो चीजें हैं, हमेशा याद है। अब जैसे कीमो प्रोफाइलेक्सिस में कॉलरा के लिए टेट्रासाइक्लिन यूज करते हैं, मेनिंजाइटिस के लिए रिफाम्पिसिन यूज करते हैं, इसी तरीके से एरिथ्रोमाइसिन यूज करते हैं उसमें, ट्रैकोमा में। तो ये सारी चीजें जो है ये क्या है? ये प्रोफाइलेक्सिस है, लेकिन ड्रग का